नमस्कार आप सभी को। आज एक बेहद ही सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे टेक्स्ट्स में इंटरपोलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों की गई? इंटरपोलेशन यानी प्रक्षेपण। 1947 में जब ये डिक्लेयर हुआ कि भारत आज़ाद हुआ, तो आज भी ये मुद्दा एकेडमिया में, हमारे बीच में, बच्चों के बीच में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या वाक़ई हम आज़ाद हैं? इसके लिए मैं शुरुआत करूँगी पहला शब्द इंडिया या इंडियन। इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन भारत से पहले इंडिया लाना क्या ज़रूरी था? और क्या यही अ, एक तरह से हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे, मैं ये भी नहीं कह रही कि एक्स कॉलोनियल मास्टर्स, दे आर स्टिल मास्टरिंग ओवर आवर ब्रेन, हमारी सोच, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को आज भी वो गवर्न कर रहे हैं। तो हमारे कोई भी व्यक्ति जो आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, ये अभी हम गूगल भी कर सकते हैं, आप में से कोई भी, कि इंडियन शब्द का मतलब क्या है? अभी बैठे-बैठे आप कर सकते हैं इस शब्द को। और ये शब्द व्हाइट मास्टर्स के द्वारा एज़ अ स्लैंग यूज़ किया जाता था, जिसका मतलब है कि द वन हू कैन सर्व। और एक सेंटेंस मिलेगा, वेरी कॉमन सेंटेंस मैं कोट करूँगी, देयर आर इनफ मास्टर्स बट नो इंडियन टू सर्व। तो ये सबसे पहला शब्द ही कि वो चूँकि भारत नहीं बोल सकते थे, हिंदुस्तान नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया इंडिया, ये सच नहीं है। इंडिया दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ हिंदुस्तान, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इंडिया शब्द लाना ज़रूरी नहीं था, ये हम वेरीफ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी टेक्स्ट्स हैं, अ, कुछ लोग उस टेक्स्ट को धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो धर्म का मतलब यहाँ हम या हमारे जो भी गुरु थे, और जितने भी हमारे गुरु थे, वो साइंटिस्ट थे। आज के शब्दों में अगर हम कहें कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तो वो गुरु हमारे साइंटिस्ट भी होते थे, सोशल साइंटिस्ट भी होते थे, और ऑब्वियसली ज्ञानी होना तो नितांत आवश्यक ही था। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, वो धर्म ग्रंथ के नाम से बाद में हमने जाना, लेकिन धर्म का फिर मतलब क्या था? क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म अ, बड़े वृहत रूप में लिया जाता है। सबका धर्म है। धर्म कोई एक वस्तु या कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कट्टरता नामक चीज़ का कोई स्थान नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्लेस फॉर बीइंग रेडिकल। स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, पुत्री धर्म है, सखा धर्म है। तो फिर धर्म को हम किसी एक व्याख्या में बांध के कैसे रख सकते हैं? और जब इस तरह धर्म को, जैसे कि हमारे गुरुओं ने बताया, देखते हैं, तो इसका सीधा-सा सरल-सा अर्थ निकलता है कि हम एक सफल ज़िंदगी कैसे जी पाएँ। और सफल का मतलब हम जो हैं, हम जैसे हैं, उसमें ग्रेजुअल, उत्तरोत्तर सफलता कैसे पाई जाए एज़ ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। वो हमारे डेवलपमेंट की, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा डेवलपमेंट, विकास की बात जुड़ जाती है। तो हमारे ग्रंथों में, हम धर्म लगा ली भी लें, तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिस पे उँगलियाँ उठाई गई या उठाई जाती रही हैं अभी भी। उनके द्वारा भी, जिन्होंने हम पे तथाकथित रूप से
हालाँकि इस बात से जब आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये कभी भी पूर्णतया सच नहीं रहा कि पूरे भारत पे किसी का भी अधिकार रहा। किसी का भी मतलब किसी का भी, वेदर कॉलोनियल मास्टर्स और द मुगल्स। तो उन्होंने हमें लूटा। जब कॉलोनियलिज़्म की बात करते हैं, उन्होंने हमें लूटा। कोहिनूर तक ले गए। अ, प्रूफ़ है हमारे पास, अभी वो है अभी। तो ऐसी क्या बात रही कि कुछ तो उन्होंने रीराइट किया, पश्चिम के कुछ विद्वानों ने, स्पेशली द स्कॉलर्स फ्रॉम जर्मन, उन्हें क्यों हायर किया गया कि हमारे ग्रंथों को वो पढ़ें संस्कृत में। हमारे सारे ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो संस्कृत में हैं। तो एक जर्मनी से आया हुआ व्यक्ति, इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति संस्कृत पढ़े और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। ऐसी क्या ही ज़रूरत आ पड़ी? बहुत लोगों का कहना है कि क्योंकि वो हमें समझना चाहते थे, हमारे लोगों को समझना चाहते थे, ताकि वो एक बेहतर ढंग से अ, राज कर सकें। लेकिन क्या सच बस इतना ही है? और एक दूसरा पहलू जो शायद सबों को मालूम है, ऐसा मैं समझती हूँ, कि जो कुछ लूटा जा सकता था, वो तो ले गए, जहाज़ भर-भर के ले गए। पर ऐसी क्या ही मजबूरी थी कि जो नहीं ले जा पाए, या हू नोज़ उन्होंने लिया भी हो। बहुत बड़े-बड़े ग्रंथों का हम नोट्स बना लेते हैं। अब तो स्कैन करने की पूरी-पूरी आज़ादी है हमें, और उसके बाद टेक्स्ट को हम जला देते हैं। हमारे सारे लाइब्रेरी जला दिए गए। ऐसा क्यों? तो जहाँ तक अ, मैं समझ पाई हूँ, और जहाँ तक मैं, सिर्फ़ ये मेरे व्यक्तिगत समझने की बात नहीं है, इन अ वेरी ऑथेंटिक मोड, जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया है, जहाँ तक मैंने शोध किया है, वो पाया कि वो वहाँ से जितनी ज्ञान की परंपरा ले सकते थे, उन्होंने लिया, और बाद में उन्होंने उन सारी चीज़ों को जला दिया, ताकि हमारे ही आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें नसीब ना हों। क्यों? मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, बहुत छोटा-सा। सपोज़ दैट हम एक बहुत बड़े महल में रह रहे हैं, हम सब। कोई लुटेरा आता है, उस महल को जला देता है, हमारे माँ-बाप को मार देता है, सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, सिवाय छोटे-छोटे नासमझ बच्चों को। और वो बच्चे जब बड़े होने के प्रोसेस में हैं, ग्रेजुअली वो जब बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें ये बार-बार, बारंबार बताया जा रहा है कि देखो, तुम्हारी विरासत क्या है? ये जला हुआ एक मकान। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। यू वर अ बॉर्न पॉपर। तुम तो एक भिखारी थे, और हम आए हैं, ठीक है, भले ही हम गोरी-चमड़ी के लोग हैं, हम लोग बाहर से आए हुए हैं, लेकिन हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं। भला कैसे? हम तुमको सारी वो चीज़ें सिखाएँगे, जिससे तुम एक इंसान बन सको, क्योंकि अभी इंसान तो तुम हो नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और मज़े की बात है कि ये सिर्फ़ हमारे व्हाइट मास्टर ने ही नहीं सिखाया। बिना नाम लेते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश के एक प्रमुख राजनेता, उन्होंने स्टेज से कहा था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत अपने दम पर एक सुई भी नहीं बना सकता था। इस स्टेटमेंट को भी सर्च किया जा सकता है। तो क्या वाक़ई ये सच था? और अगर ये सच था, तो फिर आज जो हमारे पास प्रूफ़ है, हमारे साउथ के मंदिरों में हम जहाँ भी जाएँ, हमारे पास बायोलॉजी, अ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ़ साइंस एज़ अ होल, लाइफ़ साइंस मतलब सब कुछ जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और ज़िंदगी इस धरती पर ही नहीं, जितने भी
लोग होते हैं, जितने भी लेयर्स होते हैं, वहाँ उन सारी ज़िंदगियों की बात की गई है। तो फिर ऐसी क्या ही ज़रूरत थी? मैं बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दूँगी, क्योंकि उन एग्ज़ाम्पल पे मैंने इन डेप्थ रिसर्च किया। मैंने ढूँढा और जो पाया बस मैं वही शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। सिज़ेरियन, सी सेक्शन के राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द एंड तक जो प्रोसेस होते हैं, वो हमारी दीवारों पर है। हम तो सुई भी नहीं बना सकते थे। डे फर्स्ट, जब हमारे गर्भ में एक बच्चा आता है, जब माँ के गर्भ में एक बच्चा आता है, तो स्पर्म से लेके ओवम तक का फर्टिलाइज़ेशन जिस प्रोसेस से होता है, वो सारी चीज़ें मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं। वी वर अ पॉवर, हमारे पास तो ज्ञान जैसा कुछ था ही नहीं। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो भी आए, या तो जो ले जाने लायक था, वो ले गए, जो जलाने लायक था, वो जलाया, और जो तोड़ने लायक था, उसे तोड़ने की कोशिश की। आज भी हमारा आर्किटेक्ट जो है, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, उन एग्ज़ाम्पल को मैं कोट नहीं करूँगी, क्योंकि आई थिंक ये सब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, बहुत डिटेल में हैं। तो क्या हमारी इंजीनियरिंग इतनी गई गुजरी थी? हमारा साइंस क्या इतना पिछड़ा था? तो सारी चीज़ें अभी बहुत नियर फ्यूचर, लास्ट टू लास्ट वीक आई वाज़ इन राजस्थान, और मैं वहाँ राजा जयसिंह, मानसिंह के उनके किलों में गई और वहाँ वो सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखा, पढ़ा और लोगों से वहाँ सलाह भी ली। वहाँ मुझे बताया गया कि नासा के साइंटिस्ट जब कभी उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है डेटा कलेक्ट करने के लिए, जियोग्राफिकल, तो वो यहाँ आके उस डेटा को वेरीफाई करते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। अब कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ों के बारे में, जो हमारे यहाँ बीइंग अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। बहुत सी बातें मेरे स्टूडेंट हैं, रिसर्च करते हैं, बातें होती हैं। अदर इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ। वहाँ कुछ बातें उठती हैं कि आपके यहाँ आप जिसको पूजते हैं, आप जिसको आदर्श मानते हैं, हम हमारी नज़रों में काइंड ऑफ मेल शोविनिस्ट, ये शब्द आपने सुना होगा, फेमिनिज़्म एंड फेमिनिस्टिक अप्रोच में, कि आप जिसको मानते हैं उसने तो अपनी गर्भवती पत्नी को बाहर निकाल दिया था। श्री राम अ, राजा दशरथ के बेटे, वो जब वापस आए, राजगद्दी उन्हें मिली, सारे 14 वर्ष के वनवास और इन सारी चीज़ों के बाद जब वो वापस आए, उनकी पत्नी महारानी उन्होंने निकाल दिया। और ये हम सुनते हैं और हम मान लेते हैं, बिना ये शोध किए कि क्या वाक़ई ये सच है? रामचरितमानस में तो कहीं इसका उल्लेख नहीं है। फिर हम चलते हैं वाल्मीकि रामायण की तरफ। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। जर्मनी से एक व्यक्ति आता है, संस्कृत पढ़ता है। संस्कृत जिसके 6 अंग हैं, जिसे हम वेदांग के भी नाम से जानते हैं। जहाँ शब्द व्युत्पत्ति से लेके प्रोनंसिएशन, उच्चारण तक की बात की जाती है। व्याकरण, उच्चारण, शब्द व्युत्पत्ति, और और एक व्यक्ति बिना इन 6 भागों को पढ़े हुए, स्टडी किए हुए, क्या संस्कृत की प्रॉपर व्याख्या कर सकता है, कर पाता है? एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, जिसे कबीर ने लिखा है, कबीर ग्रंथावली में हम पाते हैं। एक कॉमा, उस कॉमा को हम मिसप्लेस करते हैं, तो पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है और पूरी तरह बदल जाता है। गाड़ियों, कॉमा, मत जलाइयो। अब उस गाड़ियों के बाद कॉमा को हम स्थान बदल दें, अब देखते हैं। गाड़ियों मत, कॉमा, जलाइयो। और इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉमा ने 2 धर्मों के लोगों को
अपने-अपने तरह से व्याख्या करने की पूरी छूट दे दी। अब वो कबीर ने वो कॉमा कहाँ लगाया, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट से कितना बड़ा फ़र्क आया, ये हम समझ सकते हैं। गाड़ियों, बड़ी में, बट डोंट बर्न मी। इस्लाम, गाड़ियों मत, कॉमा, डोंट बरी मी, बट बर्न मी। हिंदुइज़्म। तो जब एक कॉमा के फ़र्क से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, तो हम संस्कृत भाषा को, जो छौ वेदांग को नहीं जानता हो व्यक्ति, वो ईमानदारी से व्याख्या कर सकता है, ये हम कैसे मान लें? अब हम देखते हैं कि जर्मनी से मैक्स मुलर को, जिस जर्मन विद्वान की मैं बात कर रही हूँ, उन्हें बुलाया क्यों गया? क्यों नहीं इंग्लैंड से किसी व्यक्ति को बुलाया गया? और मज़े की बात है कि वो व्यक्ति हमारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर रहा है इन इंग्लिश, जो कभी भारत आया भी नहीं। और वो लिखता है कि हाँ, राजा राम ने आपको अपनी पत्नी को निकाला। और जो दूसरा बहुत विवादास्पद है, ये मैं रामायण की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये टेक्स्ट बहुत जगह अब हमारे सिलेबस का हिस्सा है, थैंकफुली सो। दूसरा चीज़ है एक और व्यक्ति जिसका राजा राम ने वध किया। अब संस्कृत वाल्मीकि रामायण में हम आते हैं, तो वहाँ संस्कृताचार्य इस संदर्भ में मैंने कुछ आचार्यों से सहायता ली। संस्कृत जानना और संस्कृत की व्याख्या करना उतनी गहराई से, उतनी बारीकी से, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे जहाँ श्री राम जिन रास्तों से होके गुज़रे, उन रास्तों पे अ, जियोग्राफिकल लोकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ जाते हुए बहुत से लोगों से मिलना हुआ। और एक बहुत साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने एक बात कही, साधारण सुनने में लगी, लेकिन आप मेरे श्रोता इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, एक प्रधानमंत्री अगर कुछ ऐसे मिशन पे जाते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत सेंसिटिव हो, बहुत संवेदनशील हो, तो क्या वो बात सारे लोगों को बताई जाती है? क्या वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं कि हाँ, इस मुद्दे को लेके बात करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति? एक छोटे से यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जाता है, तो उसके लौटने से पहले तक कर्मचारियों को एक रजिस्ट्रार छोड़ दे, तो किसी को ये पता नहीं होता है कि आखिर वो गए कहाँ हैं। एक हमारे पास इंटरव्यू के लिए लेटर आता है, तो लिखा हुआ होता है कि क्वाइट कॉन्फिडेंशियल। और उस संबंध में हम किसी से बातें नहीं कर सकते हैं। हम अपने परिवार से भी नहीं। तो एक राजा अगर अपनी पत्नी को कहीं भेज रहा है किसी चीज़ को लेके, तो क्या वो बताएगा कि हाँ, ये देश निकाला है, ये पनिशमेंट है कि क्या है? अब मैं फिर मुद्दे पे आती हूँ कि वाल्मीकि रामायण में अगर वाल्मीकि आश्रम में राजा राम ने भेजा, तो इस कहानी को लिंक करते हुए जो लोग जानते होंगे और जो अ, टीवी सीरियल्स देख के उस सीरियल पे ना विश्वास करते हों, जो कथानक लिखी गई है, कथानक नहीं, जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास को आप पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि जब पहली यात्रा में जब विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र माँगने आते हैं किंग दशरथ से कि आप अपने इन 2 पुत्रों को दीजिए, निहायत ही जनता को ज़रूरत है, मेरी व्यक्तिगत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राक्षस हमें तप नहीं करने दे रहे हैं और पूरे के पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और हम चूँकि तपस्या दैट इज़ नॉट ओनली रिचुअल्स, रिसर्च, तो हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे देश का भला, समाज का भला कैसे होगा? तो राजा दशरथ अपने 2 पुत्रों को देते हैं। वो आश्रम में जाते हैं और वहाँ आश्रम में ये योग वशिष्ठ में भी हम इन बातों को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, राम की शिक्षा।
आश्रम में जाते हैं और बहुत तरह की शिक्षा उनको मिलती है और उस शिक्षा में हाउ टू यूज़ वेरी सटल आर्म्स, बहुत से सूक्ष्म हथियारों का इस्तेमाल कैसा हो और कैसे हो, किन परिस्थितियों में हो, ये भी बताई जाती है ये बातें। लेकिन चूँकि प्रभु श्री राम, उनके भाई, राजा श्री राम, बहुत दिनों तक वहाँ नहीं ठहरते और जब सारी चीज़ें तात्कालिक रूप से सँभल जाती हैं, तो वो वापस लौटते हैं। लेकिन एक जगह वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी बाकी हैं। हम पूरी तरह चीज़ें सीख नहीं पाए। बहुत सारे हथियार हम ले ग्रहण नहीं कर पाए। और ये बात चित्रकूट जाने के बाद वहाँ मुझे एक आश्रम में रहते हुए बताया गया, एक बहुत बड़े गुरु ने मुझे बताया कि लौटने के बाद जब रानी सीता गर्भवती हुई, तो उनसे ये डिस्कशन हुआ। श्री राम ने कहा कि मैं तो राजा हूँ, लेकिन ये आने वाली भावी संतान सिर्फ राजमहल में पलेगी तो इनकी शिक्षा-दीक्षा फिर किस तरह से होगी? और मेरे पुत्र हैं, ये भावी संतान हैं, तो इनको मुझसे बेहतर होना चाहिए, जो अपनी सेवा से, अपने धर्म से, अपने व्यवहार से, अपने कार्य से मुझसे कहीं ज़्यादा बढ़ के हों और अपने आ, राज्य की सुरक्षा और संरक्षण कर सकें। और इसके लिए सीते कुछ समय के लिए आपको वहाँ जाना होगा। महाभारत में भी हमने देखा है और आज साइंस, आज का विज्ञान ये एक्सेप्ट करता है कि गर्भ में गर्भस्थ शिशु को भी शिक्षा दी जा सकती है और माता का जैसा व्यवहार, आहार और सोच जैसी होगी, शिशु वैसे ही जन्म लेगा। तो कुछ समय के लिए, और ये चूँकि माता सीता की इच्छा भी थी, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, कि कुछ समय के लिए मैं आश्रम में रहना चाहती हूँ। तो श्री राम को इससे बेहतर वक़्त और मौका नहीं मिला कि वो माता सीता को व्हेन शी वाज़ प्रेग्नेंट वो वहाँ भेजें। कुछ दिन रहीं, जन्म हुआ और वो ये वापस महल में आती हैं। और फिर बाकी जो चीज़ें हैं, अगर हम सीरियल की बात करें कि हाँ, उन्होंने अपने पिता का रथ रोका और फिर युद्ध की नौबत आई, ये सब सारी चीज़ें क्यों? फिर एक और व्यक्ति के वध की बात आती है, सिर्फ़ ये बताने के लिए कि राजा राम, एक धोबी का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि धोबी के कहने से इन्होंने ऐसा किया। जिस राजा राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान क्या ही कुछ नहीं झेला, एक देश से दूसरे देश तक पहुँच के अपनी पत्नी की खोज की, ले आए। जिस अग्नि परीक्षा की हम बात करते हैं, तो वो अग्नि परीक्षा क्या आग जला के उसमें कूद पड़ना था? हम पढ़ेंगे तो उस अग्नि को किस रेफ़रेंस में लिया गया है, ये हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, हम कहते हैं ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो वो उस अग्नि का मतलब वो फायर नहीं है, लिटरल फायर नहीं है। ये भी मुझे गुरुओं ने बताया। संस्कृत में पीएचडी डीलिट रहे और चित्रकूट विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर, अ, उन्हें प्रोफ़ेसर कहना तो क्या ही अच्छा होगा। गुरु राम भद्राचार्य जी, उनके संपर्क में हफ़्तों रह के और इन सब बातों पे डिस्कशन करके वो संस्कृत के डिलिट संस्कृत भाषा के, सिर्फ साहित्य के नहीं, और उन्होंने जब भाषा को ब्रेकअप करके एक-एक चीज़ करके रूट वर्ड को लेके जब उन्होंने बातें शुरू की, तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। भारतवर्ष में जन्मा पढ़ा-लिखा व्यक्ति, आचार्य,
जिसकी पूरी ज़िंदगी अभी तक की गुज़री है भाषा और ग्रंथ का अध्ययन करते। वो और एक मैक्स मुलर, जिन्होंने भारत में कभी कदम नहीं रखा और जर्मनी में रहते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और हमारे बहुत से ग्रंथों के बारे में लिख दिया। अ, विश्वसनीयता किसकी ज़्यादा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि ये इंटरपोलेशन, ये सब सारी चीज़ें, इसके पीछे रीज़न क्या था? ताकि हम अपने बारे में अब हम फिर चलते हैं जो मैंने पहली बहुत ग्रॉस सी एग्ज़ाम्पल दिए थे हमने, कि आपके सारे महल जला दिए गए, आपकी सारी संपत्ति जला दी गई और आपके हाथ में एक बेगर बाउल पकड़ा के ये कहा गया कि यू वेयर बोर्न लाइक दैट, आप तो ऐसे ही थे। इस इंटरपोलेशन और इन सारी लेखनी को बदल देने के पीछे यही था कि अगर आपके पास कुछ था भी, तो ये ऐसे लोग थे जिनका हम उदाहरण देके आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। आपकी आँखें हमेशा झुकी रहेंगी कि ये आपके राजा जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया या कि आपके समाज में औरतों के साथ ऐसी अ आपके समाज में औरतों की ऐसी व्यवस्था थी। जब रानी की ये स्थिति थी, तो आम औरतों की क्या ही बात करें हम। और हमारी आँखें, हमारा सर शर्म से झुक जाए। इसको थ्योरेटिकली हम जब देखते हैं तो अब 20th सेंचुरी में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने कहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वायलेंस। वायलेंस, एपिस्टेमोलॉजिकल वायलेंस, एपिस्टेमोलॉजी दैट इज़ आपकी लेखनी, आपके अर्थ के साथ जो अन्याय किया गया है, जो वायलेंस, जो हिंसा हुई है, वो हिंसा इसी से की गई है ताकि आपका सर सम्मानपूर्वक कभी ना उठ सके। आप चाहे फिज़िकली आज़ाद हो जाएँ, पर मन ही मन आपके अप आपको खुद अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने आचार, अपने व्यवहार पे हमेशा शर्मिंदगी महसूस हो और आप हमेशा उन लोगों की तरफ देखते रहें फॉर वैलिडेशन, उनकी शाबाशी के लिए, उनके एक्सेप्टेंस के लिए आप अपने उसी मास्टर की तरफ, सो कॉल्ड मास्टर की तरफ देखें, जिन्होंने आपको आज़ादी का सर्टिफ़िकेशन दिया। आज़ादी दी या नहीं दी नहीं पता। अब हम सोच सकते हैं इस बात को। अब एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। एक बुक है इंडिया वुंडेड सिविलाइज़ेशन और उसके लेखक को अ, वीएस नायपॉल, सर वीएस नायपॉल, सर की भी उपाधि दी गई थी उनको। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। नोबेल प्राइज़ ऑफ़ कोर्स अ, विश्व में कहाँ दिया जाता है, कौन लोग देते हैं और कौन-सी संस्था देती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें सर की भी उपाधि दी जाती है और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। और उस किताब की भूमिका में वो लिखते हैं, आप इस चीज़ को फिर फाइंड आउट किया जा सकता है। प्रीफ़ेस में वो लिखते हैं कि भारत के बारे में उन्हें कोई बहुत जानकारी नहीं थी। हालाँकि उनके पुरखे यहीं से गए थे एज़ इंडेंजर्ड लेबरर इन त्रिनिदाद, प्रेज़ेंट डे त्रिनिदाद। और उन्होंने सुना था कुछ चीज़ें, कुछ रिचुअल अपने दादी-नानी या इस तरह के लोगों को करते हुए देखा था, लेकिन भारत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वो त्रिनिदाद में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। फिर उन्हें भारत में लिखने के लिए उन्हें क्यों चुना गया? अब आप इन चीज़ों को, इस लिंक को हम जोड़ सकते हैं और वो उस भूमिका में क्या लिखते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 2 बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउसेज़ ने, एक अमेरिका से और एक इंग्लैंड से, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। पब्लिशिंग हाउसेज़ ने उन्हें हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दिया। वो व्यक्ति जो भारत का नहीं है, जो भारत के बारे में नहीं जानता, जो भारत कभी नहीं आया। और उन्होंने लिखा है कि उस हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी के लिए, हालाँकि उस पैसे के साथ-साथ उन्हें बहुत कुछ मिला। इंडिया लैंड ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन ट्रायोलॉजी उन्होंने लिखा है, जहाँ भारत के बारे में सब कुछ एवरीथिंग इज़ डार्क अबाउट इंडिया।
और पैसे के अलावा बाद में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है और उन्होंने जो भारत की तस्वीर उसमें दी है, वो कहीं से भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। और वो भारत की जिस यात्रा पे आए हैं और वो भी इमरजेंसी के दौरान, 75 के दौरान वो आए हैं और किन जगहों में गए हैं? वो बॉम्बे के चौल में जाते हैं, जहाँ बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, मद्रास वहाँ जाते हैं। लेकिन जहाँ हमारी खेती है, जहाँ हमारी किसानी है, जहाँ हमारी चीज़ें अभी भी इंटैक्ट है, वो वहाँ कभी नहीं जाते, उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं लिखते। वो बिहार के इवन छोटी सी जगहों के बारे में लिखते हैं, जहाँ भुखमरी है। बंगाल जाते हैं, वहाँ की भुखमरी के बारे में लिखते हैं, लोगों की सिचुएशन को दिखाते हैं, लेकिन वो क्यों है और कैसे है, ये नहीं बताते वो। और शायद इंडिया को एज ए लैंड ऑफ डार्कनेस और एज अ वुंडेड सिविलाइजेशन जिस पे बार बार प्रहार होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि अपने उस पिछले प्रहार के बाद बार बार हारने के बाद, जख्मी होने के बाद, वो भारत ही ऐसा देश है जो कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। इंडिया इज अ वुंडेड सिविलाइजेशन एंड स्टिल नॉट रेडी टू लर्न, ऐसा उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। और पैसे के अलावा उन्हें सर की उपाधि भी मिलती है और नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। तो हम मैक्स मुलर से लेके और रिसेंटली सर वीएस नायपॉल तक की यात्रा को देखते हैं और भारत के जिस पिक्चर को दिखाया जाता है लेखनी में और दूसरे देशों के सामने, तो क्या इससे क्लियर नहीं होता है कि आज भी हमें टू बी वर्दी ऑफ एप्रिसिएशन, मैं अपनी बात को बहुत वेरी शार्प टर्न में दूंगी, टू बी वर्दी ऑफ एप्रिसिएशन एंड टू बी लवली यू हैव टू बी फेयर। एक बहुत बड़ी नैरेटिव, और उस नैरेटिव के चलते एक उद्योग, और एक ही उद्योग नहीं, उद्योग सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही नहीं होता है, मेंटल लेवल पर भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक बहुत बड़ा नैरेटिव, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ से भी चलाई जा रही है, ताकि हमें फेयर एंड लवली की ज़रूरत हमेशा पड़े। जब तक हम गोरे नहीं हैं, तब तक हम किसी के प्यार के लायक नहीं हैं, तब तक हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं वैलिड है। और जब तक हम पश्चिम के देशों की नज़रों में अ, बिन बजाता हुआ सपेरा, हाथी पे बैठे हुए राजसी वस्त्रों में सजे हुए लोग और यहाँ की वुमन, बोझ से दबी हुई वुमन, पर्दा प्रथा में दबी हुई औरत नहीं दिखाई जाती है, तब तक हमें नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता। भारत एक पिछड़ा देश है, बार बार जब तक हम ये नहीं बताते, नहीं लिखते, तब तक हम किसी भी प्राइज के काबिल नहीं हैं। और ऐसा बेशक मैक्स मुलर से लेके वीएस नायपॉल ने किया है, इन बिटवीन बहुत से लोगों ने। ये हमें समझने की ज़रूरत है, ये हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, हमारे मंदिरों को, हमारे ग्रंथों को, और ये उन लोगों के द्वारा जो उस भाषा को, उस भाषा के सटलिटीज़ को जानते हों। और तब हमारी आँखें खुलती हैं कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इंडिया दैट इज़ भारत, भारत दैट इज़ स्टिल भारत, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं। और उनकी सुविधा के अनुसार जो व्यक्ति भारत का प्रोनंसिएशन नहीं कर सकता, या जो लोग नहीं कर सकते, वो भारत के बारे में लिखते हैं, भारत के ग्रंथों के बारे में लिखते हैं, भारत के टेक्स्ट के बारे में लिखते हैं। तो ये हमारे लिए आँखें खोलने जैसी बात है। और अब भी अगर हम जागरूक नहीं हुए, तो हमें हर चीज़ के लिए पश्चिम की तरफ देखना पड़ेगा, या उन लोगों की तरफ देखना पड़ेगा जिन्होंने हमें ह्यूमिलिएट करने की, हमें नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की है, और हमें ही नहीं, उन्होंने जहाँ-जहाँ पग रखा, उन लोगों को भी। हमारे पास सारी चीज़ें रहते हुए भी हमें ये आज भी लगेगा कि वी आर बेगर्स एंड बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये हमें बार-बार एहसास दिलाया जाएगा। बस इन बातों के साथ मैं यहीं एट लीस्ट आज के लिए अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी। धन्यवाद।